Good morning, students. Welcome to the new topic of the chapter Chemical Kinetics. Today's my topic is integrated rate law equations for zero order reactions. पहले आपने क्या किया था कि ऑर्डर्स ऑफ अ रिएक्शन पढ़ा था, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ अ रिएक्शंस पढ़ा था, आपने रेट कांस्टेंट पढ़ा था. आज का मेरा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं. व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस? ये आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होती है जिनका रेट, जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन होती है, वो डिपेंड नहीं करती है उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर. जैसे हम कहते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिएक्शंस हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उनकी जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है उस पर डिपेंड नहीं करता. उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है थ्रू आउट सेम रहता है, बराबर इक्वल रहता है, उसकी स्पीड सेम रहती है. तो वो होते हैं आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लिखते थे रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट multiplied by the concentration of the R means reactant raised power equal to 0. तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. आल्सो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द, या हम ऐसे कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन हुज रेट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जैसे जो लिखा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट and the zeroth power of the concentration of the reactant. अगर हम क्या करते हैं, if we plot a graph between rate of a reaction, कौन सी reactions, zero order reaction का rate of reaction and the time और rate of reaction के बीच में अगर हम क्या करते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं तो rate of reaction दिखाते हैं हम y एक्सिस के ऊपर और ये दिखाते हैं हम x एक्सिस के ऊपर. y एक्सिस है x एक्सिस के ऊपर. Then a straight line is obtained, एक straight line आती है which is parallel to the time showing on the x axis. तो ये आपकी एक पैरेलल लाइन बनती है जो हमें दिखाती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, आपका टाइम चेंज होता जा रहा है 0 से 1 2 10 100 जितने भी आपके चलेंगे सेकंड्स मिनट, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन वो इतना ही रहता है, ये सेम है, वहां पर कोई उसमें चेंज नहीं आती. देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन, बट जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की उसमें चेंज आती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आती. हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट, चाहे वो डिक्रीज होती जाए, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होती जाए, लेकिन उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थ्रू आउट सेम रहता है. वो होती है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका इवन 5 नंबर में भी डाल देते हैं. पहले लिखते हैं डिफाइन, कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं, कभी डिफाइन द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, उसके बाद लिखते हैं ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड आल्सो डिस्कस इट्स हाफ लाइफ पीरियड. तो वो हाफ लाइफ पीरियड इस पर डिस्कस करते हैं. चलिए पहले आप ले लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. चलिए पहले हम लेते हैं, लेट अस consider a general reaction for zero order. वो हम लेते हैं, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं, मेरे पास आ रही है रिएक्टेंट ले लेता हूं. जैसे मेरे पास आई ये क्या है मेरी रिएक्टेंट, से मेरी क्या बन रही है प्रोडक्ट.
ठीक है, रिएक्टेंट से मेरे प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये मैंने कौन सी लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे मैंने रिएक्टर ले ली, कोई ए मेरी रिएक्टेंट है, टाइम मैं ले लेता हूं उस समय जीरो, उस समय उसकी जो कंसेंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है, जो आपने लिया वही कंसेंट्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन। मान लो आपने उसके 2 मोल ली, 2.5 मोल लिया, 5 मोल लिया, तो वो आपकी जितना लिया है वो होती है आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन। उसमें लिखूंगा मैं यहाँ पर इनिशियल कंसेंट्रेशन। मैं यहाँ पर लिखूंगा इनिशियल कंसेंट्रेशन, CNC कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, इसकी मैं लिख लेता हूं ए नॉट एट टाइम इज इक्वल टू होगा 0 सेकेंड्स। तो उस समय आपकी प्रोडक्ट नहीं होती है, क्योंकि आपकी, इसका मतलब 0 सेकेंड्स का मतलब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हम लिखेंगे इसकी जो कंसेंट्रेशन होती है वो हो जाएगी, उसको मैं ए से लिखूंगा। जब भी हम ये नॉट लिखते हैं, ये नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम, मीन्स आपने जो लिया वही चीज है, आप सिर्फ इस समय आपकी वही रिएक्टेंट है जो है, इस समय प्रोडक्ट नहीं है, ये होती है जो आपने स्टार्ट में ली, इसलिए हम यहाँ पर नॉट लगाते हैं, प्योर। चलिए, अब मैं यहां पर ले लेता हूं, जैसे कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, कंसेंट्रेशन मैंने लिखा, कंसेंट्रेशन बिकम्स इज इक्वल टू ए, क्या मैंने नॉट लिखा है, ए आफ्टर टाइम इज इक्वल टू, या मैं लिखूंगा t सेकेंड्स। अब मैं जहां पर लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम t सेकेंड या t, मैंने t लिख दिया, t। वो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू पावर 0, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसकी पावर क्या लिखी, 0। रेट कांस्टेंट है, ये कंसेंट्रेशन आ रही है ए, कौन सी, ये वाले, कब, आफ्टर टाइम t, हमने कुछ समय के बाद, पहले t इज इक्वल टू 0 था, आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। जब आपका कुछ समय होने के बाद, आफ्टर सम टाइम मीन्स कोई 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स या कुछ समय के बाद, रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम t, rate is equal to rate constant into, this is the concentration of A after time t raised power 0। तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख रहे थे, रेट कहां से आ रहे हैं जी, इसको मैं चाहूं तो इस पे रेट की जगह लिखता हूं नेगेटिव ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। change, D means change in the concentration of A, this is A after time t, that is dt is equal to, इसकी जगह लिख दिए is equal to k into, जैसे कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज्ड पावर 0 is equal to 1, इसलिए k into 1 हो गया। तो जब हम इसको लिख सकते हैं which implies negative of d of concentration of A is equal to k dt, इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट on integrating equation first be get, देखिए मैं जहां पर लिख देता हूं, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे देखिए क्या आ जाएगा, आपका आएगा नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू k कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ dt। जब आप इसको करोगे तो आपको ये पता होगा, ये आपकी कंसेंट्रेशन
जो आपकी ये इंटीग्रेशन है ये डी के साथ डी मीन चेंज के साथ खत्म हो जाती है। ये रह जाता है आपका नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के कांस्टेंट, इसका हो जाएगा टी। लेकिन इनको जब खत्म करना तो हमें क्या कोई चेंज तो लाना पड़ती थी, उसके लिए हम क्या लगाते हैं एक कोई ये कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं जो चेंज है। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या होता है जी? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं वेयर I is the integration constant। अब मैं ऐसे करता हूं कि अब मैंने I की वैल्यू को ही ढूंढनी है, कैसे कितनी हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करता हूं, अभी आपने पढ़ा था कि when t इज इक्वल टू था 0, जब t 0 था, ये आपने लिखा t इज इक्वल टू 0 एट टाइम इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते थे एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। व्हेन t इज इक्वल टू 0, उस समय कंसंट्रेशन क्या थी रेक्टेंट की? वो थी A0। वो जो ये वाली वैल्यू उस समय ये थी, उस समय था आपका कंसंट्रेशन ऑफ A थी, वो थी कंसंट्रेशन ऑफ A0 ये थी। ठीक है, मैंने लिखा व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ A0 क्या, कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A0। इनको मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन इसमें सेकंड में, इसको मैं सेकंड कर देता हूं। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन सेकंड बिकम्स, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, वो क्या हो जाएगी। अब देखिए मैंने क्या किया, ये देखिए बेटा इसमें k इंटू टी की जगह मैं लिख रहा हूं 0 प्लस आई। तो ये वाली जो वैल्यू थी कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कितनी थी? ये थी कंसंट्रेशन ऑफ A0। क्यों? वो इनिशियल थे। ये जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t के बाद है, तो ये वाली कंसंट्रेशन तब है जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की थी। जितने भी थे, मान लो उस समय ये थे आपका A0 थे 4 मोल, तो ये रह गए आपके 1 मोल। तो इस समय ये 1 मोल है, वो 4 मोल है, तो 1 मोल उसको कितना कुछ समय के बाद है, कितने समय के बाद? 30 सेकंड्स के बाद। मीन्स टी में भी 20 30 40 50 कुछ भी सेकंड्स हो सकते हैं। उस समय आपका था यही थे कि जब आपका t इज इक्वल टू था 0, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं थी, उस समय आपकी ये कंसंट्रेशन, ये वाली वैल्यू उस समय थी, वो थी A0 जो आपने स्टार्ट में लिए थे। तो इसलिए तो मैं जहां पर लिखूंगा नेगेटिव ऑफ इसकी जगह A0। तो इसका मतलब ये कट गया, 0 इंटू के खत्म, तो ये रह जाएगा मेरा, ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल टू I। इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A0। इसी को मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन सेकंड में। तो अब मैं जहां पर लिख सकता हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन सेकंड डी गेट, तो वो क्या हो जाएगी? तो ये बनेगा आपका नेगेटिव ऑफ A इज इक्वल टू KT, और I की जगह क्या वैल्यू लगेगी? I की जगह लगेगी ये नेगेटिव ऑफ A0। ठीक है, अब ये था। अब हम चाहे अगर इसको नेगेटिव को मैंने खत्म करना है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि आल्सो कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू, जहां मैं लिखूंगा KT नेगेटिव हो जाएगा प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A0। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो आपकी, इसको आप लिख सकते हो, दिस इज एन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है आपकी। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, इसको कंपेयर करता हूं इस रिएक्शन को किसके साथ? वो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ। तो मैं लिख दूंगा कि इफ बी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, तो मैं ऐसा करता हूं, इसकी जगह मैं यहां आ जाता हूं क्योंकि थोड़ी जगह नीचे है, इधर ऊपर लिख लेता हूं। इसको मैं साफ कर देता हूं, उसको आपने नोट कर लेना है।
ये आपने नोट कर लिया है। इसके बाद हम आ रहे हैं इस तरह, इस तरह। अब मैं क्या करता हूं इसी को, तो ये मेरी जो आई है तो मैं यहां पर लिखूंगा इफ बी प्लॉट a graph between concentration of A and time t, क्योंकि ये कंसेंट्रेशन A का बन रही है आफ्टर टाइम t के बाद, इसलिए इनके बीच में हम ग्राफ एक बनाते हैं। जैसे ये मैंने ग्राफ बना दिया, तो ये इस तरफ आ रहा है आपका कंसेंट्रेशन ऑफ A और इस तरह हम ले रहे हैं टाइम t। देखिए जैसे आपकी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन थी इस जगह पर, इस जगह पर वो कितनी थी, वो थी 8 नॉट मैक्सिमम थी। जैसे जैसे टाइम चलता गया तो आपकी ये कंसेंट्रेशन कम होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। इस समय ये जो है आपका इस जगह पर ये है कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट मैक्सिमम। अब ए क्या है, ए कम होती जा रही है, टाइम चलता जा रहा है, कम होती जा रही है। लेकिन हम कहेंगे if we plot a graph between concentration of A and the time t, we get a straight line। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऑफ द स्लोप। तो वो जो स्लोप होगी उसकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे की तरफ। तो आपकी ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप आ रही है, इस स्लोप से आप निकाल सकते हो कि रेट कांस्टेंट नेगेटिव, और आप में और ये ए नॉट की वैल्यू ये होगी मैक्सिमम जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एट द इंटरसेप्ट, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था ग्राफ बिटवीन, जो आपने ड्रा किया है किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t के बीच में, देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। If we plot a graph between concentration of concentration of A and the time t, we get a graph, we get a, हम लिखेंगे ये कर्व आ रही, स्लोप आ रही, we get a slope of curve in descending order, descending order, in decreasing order, descending नहीं, in decreasing order, in decreasing order करना, decreasing order। and at this time, इस टाइम पे क्या होगा, this is the maximum time when the concentration of the reactant is reduced to 0, जहां 0 होगी। तो ये था एक ग्राफ हमने लिया, तो ये था आपके, इसको हम कह सकते थे ये थे आपके इंटीग्रेटेड डेटा इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। आप चाहे तो जहां तक भी लिख सकते थे। तो अब आप इसको अगर आपने और करना तो आप यहां पर लिख सकते हो कि आल्सो जो आपका केटी की अगर आप वैल्यू निकालते हो, देखिए इसको उठा के इधर ले आओ तो ये आ जाएगा आपका केटी इज इक्वल टू, वो था ए नॉट, इसको माइनस वाले को उठा के इस तरफ ले आओ, सर इसको आप इधर ले आओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। जहां हम टी निकालेंगे, टी इज इक्वल टू concentration of A naught minus concentration of A upon K, means rate constant. So this equation is called integrated rate law equation for zero order. इसको हम कह सकते हैं, this equation is called as integrated rate law equation for जीरो ऑर्डर। तो ये थे आपके इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। तो ये थे, ये क्या था, टाइम इज इक्वल टू, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए नॉट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, और इसको हम कह सकते हैं ये है, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट आफ्टर टाइम टी डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है। तो ये थी आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, आपने इसको नोट कर लेना सारा, ये इसको मैंने साफ कर दिया।
अब इन्हें क्या करना है, इसमें अब आपने निकालना है हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फुल लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी निकालना है, फुल लाइफ। दो चीजें मैं करवाऊंगा आपको। तो अभी आपने ये देखना है, ये रिएक्शन अभी आपने जो की थी इस तरह से ये ग्राफ दे दी थी आपने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इधर लिया था आपने टाइम, और इस जगह पर आपका आया था मैक्सिमम कंसंट्रेशन ए नॉट। तो ये ग्राफ था। चलिए अब आगे हम ले लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। उसको हम लिखेंगे फुल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। टाइम required for completion of reaction। इसको हम लिखेंगे फुल लाइफ पीरियड। फुल लाइफ पीरियड हो गया कि आपने पूरी रिएक्शन को करने के लिए आपका कितना टाइम लगेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। चलिए अब मैं इसको करूंगा आपको। अभी आपने देखा था जो आपकी रिएक्शन थी वो क्या थे, वो जो हाफ लाइफ, वो अभी आपने जो ली है जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। अभी आपने की थी वो था T इज इक्वल टू ए नॉट ऑन ए अपॉन रेट कांस्टेंट। ये अभी आपने की थी इक्वेशन। अब हमने निकाला फुल टाइम। जब फुल टाइम होगा उस समय क्या होगा, आपकी ये जो इस समय है ए नॉट, तो ए ये नीचे को कम होती जा रही है, जो कंसंट्रेशन है ए ये कम होती जा रही है, हो रहे जैसे। जब जो फुल थे उस समय हम लिख रहे हैं इसको, इसी को ए नॉट। जब पूरी ये डिक्रीज हो जाएगी वो कब होगी, इस समय ये टाइम चल रहा है, इस टाइम पे ये पूरी डिक्रीज हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे कि जो आपका टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू जीरो, वो टाइम उस समय क्या होगा, तो उस समय आपकी कंसंट्रेशन होगी, हम ऐसे लिखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ reactant becomes after the completion of reaction। उस समय क्या हो जाएगी, ये जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी ये जीरो हो जाएगी, ये वाले क्यों, ये पूरी जीरो हो जाएगी। जीरो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये कम होती जा रही है। ये देखिए इस तरह से इधर पहुंची तो ये हो गई, इधर पहुंची तो ये हो गई, और इस समय टाइम पे ये कंसंट्रेशन इतनी रह गई, जब इतनी इस जगह पूरी जीरो हो जाएगी उस समय हम कहेंगे आपकी रिएक्शन सारी खत्म होगी, ये रिएक्टेंट जो थी सारी कंज्यूम हो गई। तो उस समय ये ए होगी जो कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट बिकम्स जीरो। तो हम उस समय इसी को जहां पुट करेंगे देन टी कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस जीरो अपॉन के। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन के। तो ये था फुल लाइफ पीरियड। दिस इज हियर टी इज द फुल लाइफ पीरियड। तो हम यहां पर लिखेंगे द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो ऑफ किसकी आ रहा है, ए नॉट है, रेशियो आ रही है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द रेट कांस्टेंट। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिख सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, द फुल टाइम, मैं ऐसे फुल टाइम लिख देता हूं, फुल टाइम रिक्वायर्ड
for the completion of जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द, वो क्या होगा? इज द रेशियो ऑफ, मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, नीचे आ नहीं रहा है। ये टी क्या है? ये टी इज द टाइम, टाइम, फुल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम यहां पर लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द किसके बराबर होगा? इज द रेशियो ऑफ initial concentration initial concentration to the किसके है? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन टू द रेट कांस्टेंट। जी होगा, ये था इस समय आपकी ये जो वैल्यू आती है, ये कहां क्या आती है? आपकी आती है ए नॉट अपॉन के, इस जगह। क्यों? इस समय ये टाइम था, तो ये था आपका फुल लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट इज आल्सो सेड टू बी द फुल लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये था आपका, पहले मैंने आपको करवाया इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेरिवेशन करवा दी। उसके बाद मैंने करा दिया टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो भी आपको बताया, वो था T इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट, वेयर ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या था? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये थी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये थी। अब इसके बाद हम ले लेते हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड। चलिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। हाफ लाइफ पीरियड, half life period, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड जी, हाफ लाइफ, हाफ का बदलो आधा, आधी लाइफ। किसकी आधी लाइफ? रेक्टेंट की कंसंट्रेशन की। जो आपने रेक्टेंट जितनी कंसंट्रेशन ली है उसको आधा रिएक्ट करने के लिए टाइम कितना लगेगा? दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। कहने का मतलब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? दैट इट इज द टाइम टेकन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। जब ये कितना समय लगेगा जो आपने रिएक्टेंट ली है उसकी जो कंसंट्रेशन ली है, जितनी भी ली है, उसको आधा होने में है। जैसे मान लो आपने वो 4 मोल लिया है तो 2 मोल रिएक्ट करने के लिए कितना टाइम लगा? मान लो 1 मोल लिया, 1 लिया, तो उसका आधा मोल रिएक्ट करने के लिए कितना समय लगा? तो दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। तो हम लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड, तो इट इज डिनोटेड बाय, हम लिखते हैं T1/2, इसको T1/2 से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन व्हेन द concentration of reactant is reduced to half, आधी रह जाए। जब हम ऐसा कहेंगे इट इज टाइम टेकन व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज टू बी रिएक्टेड, जब आधी
रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए उसको कितना समय लगेगा, दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड. इट इज द टाइम टेकन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड. अब मैं जैसे ले लेता हूं, कंसीडर आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. हमने जीरो ऑर्डर की करनी है. कंसीडर द इंटीग्रेटेड, हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर. वो अभी आपने की थी. वो क्या लिया था अभी आपने किया था, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन रेट कांस्टेंट. where A naught is the initial concentration. This A concentration, this is the concentration of A after time t. This is the initial concentration of the reactant. This is the concentration of the reactant after time t. कोई समय के बाद ये रह जाती है. लेकिन अब जब हम लिखेंगे when t is equal to t1/2 हाफ लाइफ पीरियड इसका, तो वही ये वाली जो कंसंट्रेशन थे वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी आधी. क्यों, मान लो अगर आपने ये ग्राफ बनाया होता, अगर आप ये बना रहे थे इस तरह से, ये आपकी थी पी नॉट, तो ये था आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये था टाइम. हम कहेंगे इतनी रहने के लिए, ये आधी रहने के लिए, अगर मान लो ये 3 मोल थे तो ये 1.5 रहने के लिए, तो ये इतनी रहने के लिए आपको टाइम कितना लगेगा, ये जो टाइम लग रहा है दिस इज हाफ लाइफ पीरियड होगा t1/2 आधा रहने के लिए. तो इस समय हम कहेंगे ये कितनी है, ये इसका जो ए नॉट का क्या होगा, ये हाफ है, आधा है. ये क्या ए नॉट की आपकी मान लो 4 मोल थी, तो ये कितनी है 2 मोल है, तो आपको 4 से 2 से डिवाइड करना जाए, ए नॉट को 2 से डिवाइड कर दो. हम लिखेंगे when t is equal to 1/2, t क्या है 1/2 है, हाफ लाइफ पीरियड है. तो आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी या ये वाली थी, तो देन आपकी ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए थी, ये थी इसका आधा, ए नॉट अपॉन 2, क्योंकि ये इतने का ये आधा थी, हाफ थी. तो अब आप इसी को जहां पर पुट कर दो. जब आप इसमें पुट करोगे तो विच इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा टी 1/2, इसके t की जगह पर लिखिए 1/2, तो ये हो जाएगा आपका ए नॉट माइनस ए की जगह हो जाएगा ए नॉट बाई 2 अपॉन के रेट कांस्टेंट. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए तब क्या आ जाएगा, t1/2 इज इक्वल टू, जे ऊपर जाएगा 2 टाइम हो जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट, एक निकल जाएगा तो रह जाएगा आपका, इसमें से ये आधा निकला तो ये रह जाएगा ए नॉट बाई 2 अपॉन के इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k. तो ये आया आपका t1/2 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k. ये था हाफ लाइफ पीरियड. तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हुआ, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो आ रही है किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन टू द डबल द रेट कांस्टेंट. ये रेट कांस्टेंट का डबल आ रहा है. फुल लाइफ में जहां पर 2 नहीं था वो k था, तो ये डबल हो गया. तो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड. तो ये पेपर में बहुत बार आता है, इसको आपने थोड़ा ध्यान रखना है, इसको आपने ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करना है. चलिए मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ एक आधा न्यूमेरिकल इसके ऊपर, फिर आगे चलते हैं. ये था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन. आपका फुल लाइफ पीरियड बताया मैंने, हाफ लाइफ पीरियड बता दिया. तो अब आपको ये बताता हूँ जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए जब टाइम होगा 0 तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट. हाफ लाइफ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी ए नॉट अपॉन 2k.
फुल टाइम पे हो जाएगी t इजिकल टू ए नॉट अपॉन के। और किसी भी टाइम पे अगर आपने निकालनी है तो एनी टाइम के ऊपर तो वो आपकी चलेगी ये वाली t इजिकल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। तो ये चारों का आपने ध्यान रखना है। इनिशियल कंसंट्रेशन कंसेंट, उसके बाद हम लिखेंगे इनिशियल टाइम क्या होगा t इजिकल टू 0, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उस समय। तो कुछ समय के बाद आप ये निकाल सकते हो और हाफ लाइफ पीरियड इसके इक्वल होगा और फुल लाइफ मैंने बताया था आपका t इजिकल टू ए नॉट अपॉन के। तो ये था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं कोई ना कोई बीच में आपका न्यूमेरिकल जो आपके एंट्रेंस में आते हैं किस तरह के आते हैं वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको कराता रहूंगा। चलिए पहले आपका एक ले लेते हैं। जैसे फॉर अ जनरल रिएक्शन मेरे पास आ रहा है, फॉर अ जनरल रिएक्शन, रिएक्शन क्या है मेरे पास, ए प्लस बी से प्रोडक्ट जा रही है, जैसे यहां पर लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इज, वो क्या है, रेट दिया है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर 3 कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर 2। तो अब आपने ये आपका एंट्रेंस में आया था क्वेश्चन नीट में, इसमें उन्होंने पूछा था कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए थे, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनना, आपने मैं जहां पर लिखूंगा कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ने पूछा था, वहां पर लिखा था कि द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, वो रेट कांस्टेंट वहां पर पूछा गया था। तो अब जब मैं लिखूंगा कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आपने निकालना है। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा वो आपने इसका ये करना है क्वेश्चन। चलिए इसमें मैं ले लेता हूं कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, जो यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट, ऐसे होगा कैलकुलेट द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट, जी आया था आपके एंट्रेंस में। चलिए मैं पहले स्टार्ट करता हूं इसको। आपने जी था अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन सॉल्यूशन, तो पहले मैं इसका लिखूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, सीधा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ पावर्स, इनकी जो पावर्स है जो रेज की गई है इन द रेट लॉ इक्वेशन टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है जी। इनकी पावर्स का आपने सम करना है, तो वो है 1/3 + 2, तो ये बन जाएगा मुझे लग रहा है 7/3, 3 2 का 6 और 1 7 ही होगा, 7/3 हो जाएगा। ये बना आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बनी आपकी n की वैल्यू, जहां पर हम ले लेंगे n की वैल्यू होगी 7/3। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको पता है यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट, उसके लिए मैंने आपको कुछ बताया था स्टार्ट में, जब मैंने यूनिट्स फॉर द रेट कांस्टेंट जो पहले मेरे वीडियो में था, उसमें मैं कैसे निकालता, यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट कैसे निकालते थे, हम निकालते थे जनरली मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकंड इनवर्स, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितने भी अगर ऑर्डर 0 होगा तो आप जहां 0 लगाते थे, ऑर्डर फर्स्ट होता तो आप जहां पर 1 लगाते थे, सेकंड होता सेकंड लगाते थे, फ्रैक्शनल होता तो फ्रैक्शन लगाते थे, 1.5 होता 1.5 लगाते थे, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन आपका माइनस में भी जा सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। चलो अब मैं जहां पर लिख देता हूं, तो आपने जहां पर क्या लिखना है, मोल
जहां पर 1 माइनस n क्या ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, और जहां पर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या निकला 7/3, तो ये था -1 माइनस 7/3 लीटर, n की वैल्यू 7/3 -1 सेकंड इनवर्स। तो अब इसको आप कर सकते थे 1 माइनस 7/3 का मीनिंग होता है 3 आ जाएगा नीचे, 3 माइनस 7 जाएगा -4/3। तो अब आपका निकलेगा ये था मोल, तो ये आया -4/3 लीटर 4/3 सेकंड इनवर्स। तो ये वहां पर ऑप्शन दी थी 4, उसमें आंसर होगा वो आपने वहां पर टिक कर। ये क्या है आपका यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट मोल -4/3 लीटर, क्योंकि जहां पर n-1 हो गया था, 7/3 -1 हुआ था, तो वो होना था आपका 4/3, प्लस में चला जाना था 4/3 और सेकंड इनवर्स। तो ये था आपका, इस तरह से वो आप न्यूमेरिकल निकाल सकते थे। तो चलिए एक और मैं ले लेता हूं जल्दी जल्दी, टाइम कम है, इसको मैं साफ कर देता हूं। जैसे आपके पास है कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, रिएक्शन क्या है आपके पास, कोई भी A2 प्लस B2 से आपका बन रहा है 2AB। आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो एंट्रेंस में आपने करने होते हैं। तो फॉलोज द मैकेनिज्म, वो दिया उन्होंने ऑलरेडी, वो दिया होता है, वो था A2 से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है A प्लस A, दूसरा A प्लस B2, A प्लस B2 से AB प्लस B, AB प्लस B, आगे दिया था इसने A प्लस B, AB। तो ये था, इसमें लिखा था ये आपका आ रहा स्लो स्टेप, ये फास्ट है पहला और ये भी फास्ट। आपने यहां पर बताना था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था। तो इसके लिए आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन कहता है कि आपने क्या करना होता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप, जो स्लो स्टेप होगा वहां से। तो आपका वो बनना था अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, वो बनना था आपका ये स्लो स्टेप है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। तो ये था, लेकिन इसमें से क्या है आगे, एक इसमें ये भी एक रूल होता है कि जो आपने जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आपने जब रेट ये लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आपने क्या करना होता है, उस आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन का ये जो स्टेप आता है उसमें आपके वो जैसे कंसंट्रेशन आता है, जो रिएक्टेंस होनी चाहिए वो आपकी इक्वल होनी चाहिए, किसके बराबर, वो होनी चाहिए आपकी जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन के बराबर, जो आपको जो दी थी। जहां पर B2 तो है कंसंट्रेशन, लेकिन जहां पर A2 नहीं है, फिर हमने क्या करना है, A2 को जहां से पहले निकालना पड़ेगा, फिर इस पर पुट करना पड़ेगा, तब निकलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तब तक नहीं निकल सकता। तो चलिए इससे करते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है ना ये स्टेप है जी फास्ट, जो रिवर्सिबल स्टेप वो हम ले सकते हैं। तो आपने जहां से निकाल सकते हैं कि बट ये जो आपका होता है ना A2, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब आपका यहां पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसको हम मान लेते हैं K1 और बैकवर्ड में आ रहा है K2।
तो अब आपका इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए, तो जी इसका निकलेगा रेट। तो मैं रेट वो दोनों ले सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू, ये बनेगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, ये हमारा हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, इतना टाइम नहीं, हम जल्दी कर लेते हैं, सीधा ये निकाल लेते हैं, इसमें से रेट कांस्टेंट वो निकालेंगे। तो रेट कांस्टेंट हम क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे फॉरवर्ड वाला, ये फॉरवर्ड वाली आती है कि कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, दोनों लिखना है, डिवाइड कर देना इसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ A2। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले दोनों की लिखनी है, जब हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ता है। एक्चुअली ये K1 अपॉन K2 इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इन दोनों की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते थे। तो ये हमारा बनता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू, जैसे आप पहले निकालते थे वही था, तो ये आपका हो जाता कि अब इन दोनों को चाहते जैसे सेम था, तो आप a रेज़ पावर 2 हो जाता है, नीचे A2 की जिसके सबस्क्रिप्ट में जो पावर रेज की गई है, हमने A2 की वैल्यू निकालनी थी, तो विच इंप्लाइज हम जहां पर ऐसे भी कर सकते थे, कंसंट्रेशन ऑफ, नहीं हमने निकालनी थी इसकी, किसकी, जहां पर A की, तो इसे हम जहां पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इज इक्वल टू, तो ये ऊपर चला जाता किससे, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2, ऐसे हो जाता। ठीक है, ये सीधा ऊपर चला गया। अगर मैंने इसकी निकाल ली होती, कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज़ टू पावर हो जाती 1/2 इनटू A2 की पावर 1/2, ये होती। अब मैंने क्या करना है, ये वैल्यू लगानी है किस में, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं जहां पर लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, वो क्या हो जाती है, रेट इज इक्वल टू K इनटू A की जगह मेरे पास आ जाता है ये वाला Kc 1/2 इनटू A की जगह क्या आता है, A की जगह आता है, ये मैंने लिखा A2 की पावर 1/2 इंटू B2, तो ये आया हमारा। तो इस समय हमने क्या करना, जब इसका ऑर्डर निकालना, ऑर्डर हमने ऑर्डर पूछा था, तो ऑर्डर इज इक्वल टू, ये इसको ने हमने लेना, ये वाली वैल्यू लेनी है, वो हमने लेनी है सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, इसकी पावर आ रही 1/2, इसकी पावर आ रही 1, तो ये रहता 1/2 प्लस 1, ये होता हमारा 3/2, ये होती 1.5, ये आंसर था इसका। इस तरह से हमने क्या करना था, निकालना। जिसका थोड़ा ध्यान रखना, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता वो लिखा जाता स्लो स्टेप से, ये स्लो स्टेप था, तो हमने ये लिखना था रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये है, ये इसकी पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ B2 पावर 1। लेकिन हमारा यहाँ पर था जो रिएक्शन थी उसमें कंसंट्रेशन A नहीं थे, वो हमने A2 थे, तो फिर वो हमने क्या करना, जो मैकेनिज्म से दिया था वहां से A1 की वैल्यू ढूंढनी थी, ताकि वो A2 लगानी थी वहां पर जाके। तो फिर वो हमने क्या किया, रिवर्सिबल रिएक्शन से निकाल सकते हैं, इससे नहीं निकलती वो। रिवर्सिबल रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते लेते हैं, चाहे वो फास्ट है चाहे स्लो है। इसलिए वो हमने जहां से निकाला रिवर्सिबल से। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में यही होता है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इज इक्वल टू, हम जैसे पहले 11th में करते थे कि वो किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपकी इसकी कंसंट्रेशन A मल्टीप्लाइड कंसंट्रेशन A डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड देयर पावर्स आर रेज्ड, उनकी पावर रेज करनी थी, कितनी थी, अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसका 1 था तो उसका हमने 1 किया, इसका 1 किया, तो ये किया, यहां से निकाला, इसकी 1 लिखना, लिखो अंडरस्टूड है, तो ये स्क्वायर हो गया। फिर हमने A की वैल्यू निकाली थी, A स्क्वायर हो गया Kc इंटू ये उधर हो गया, और A की वैल्यू आई थी Kc की 1/2 और ये, तो इसी को हमने वो आगे जाके जहां A की कंसंट्रेशन इस पर पुट कर दी, रेट इज इक्वल टू K इंटू K, A की जगह आ गया हमारा ये,
तो इस समय ये पावर्स बनी, दोनों को ऐड किए तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन आ गया। तो ये था हमारा आज का दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।